सोचो, आप एक खुशमिजाज यूपीआई यूजर हो और रोज यूपीआई का इस्तेमाल करते हो। एक दिन अचानक आपसे एक गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, फिर आप कैसे अपना पैसा वापस पा सकते हो। मैं भी ऐसी ही एक परेशानी में पड़ गया था, जहां मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कई ज्ञानी लोगों के वीडियो देखे, पर वो सब बेकार निकले। आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया। शायद ये वीडियो आपके काम आ जाए या फिर मुझे आपसे कुछ नया जानने को मिल जाए। तो एक दिन मैं अपने फोन पे से ट्रांजैक्शन कर रहा था और गलती से किसी दूसरे के नंबर पर 2500 रुपए का गलत ट्रांजैक्शन कर दिया। इसके तुरंत बाद ही मुझे समझ आ गया था कि मुझसे गलती हो गई है, पर स्थिति मेरे हाथ से निकल चुकी थी। सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखे। कुछ ज्ञानी इन्फ्लुएंसर्स के सुझावों के अनुसार एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर शिकायत करने की कोशिश की ताकि मेरा पैसा रिवर्स हो जाए, लेकिन अफसोस वहां वेबसाइट पर शिकायत रजिस्टर ही नहीं हुई। जब मैंने एनपीसीआई को ट्वीट करके बताया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उनका साफ कहना था कि ये पूरी तरह यूजर की जिम्मेदारी है, इसमें एनपीसीआई का कोई रोल नहीं। अच्छी तरह वेरीफाई करके ट्रांजैक्शन करें। इससे ये पता चल गया कि जो ज्ञानी इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातें बताते हैं उन्हें वाकई इसका सही ज्ञान नहीं है। इसके बाद मैं तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल किया और पूछा कि इस संबंध में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो उन्होंने एक चार्जबैक रेज किया और 40 वर्किंग दिन का समय मांगा। चार्जबैक मूलतः एक प्रोसीजर होता है जहां मेरे बैंक को मुझे ट्रांजैक्शन की डिटेल देनी पड़ती है और वे उसी आधार पर रिसिपेंट बैंक को सूचित करते हैं कि एक गलत ट्रांजैक्शन हुआ है जिसे रिवर्स करना है। उसके बाद रिसिपेंट बैंक उस ग्राहक को कॉल करती है जिसके अकाउंट में पैसा गया है और उससे डेबिट अथॉराइजेशन मांगती है। अगर वह ग्राहक अथॉराइज कर देता है तो बैंक उसके अकाउंट से पैसा डेबिट करके सेंडर के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। अगर वह ग्राहक डेबिट के लिए अथॉराइजेशन नहीं देता तो वह भेजा गया पैसा उसके अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, उसे वह उपयोग नहीं कर सकता। तो मैंने 40 दिन तक इंतजार किया और एक दिन मुझे मैसेज आया कि मेरी शिकायत रिजॉल्व हो चुकी है। मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरे अकाउंट में कोई पैसा वापस नहीं आया था। मैंने कस्टमर केयर पर कॉल किया कि आखिर क्या रेजोल्यूशन हुआ। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें भी पता नहीं था कि क्या रेजोल्यूशन हुआ। इस बीच मैं अपने बैंक भी गया, जहां एक बैंक अधिकारी ने बताया कि अगर ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी ऐप से हुआ है तो बैंक उस मामले में ज्यादा सक्रियता से फॉलो अप नहीं करता। इसलिए हमेशा बैंकिंग ऐप जैसे योनो, पेज़ैप आदि का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है ताकि बैंक किसी भी इश्यू को एक्टिवली इन्वेस्टिगेट करे। थर्ड पार्टी एप्स जैसे फोन पे, जीपे, पेटीएम में अगर डिस्प्यूट होता है तो वे बस एक नंबर रेफरेंस जनरेट करते हैं और कहते हैं कि बैंक जाए, उसके अलावा ज्यादा मदद नहीं करते। फिर निराश होकर मैंने अपने बैंक के एजीएम और कस्टमर सपोर्ट को मेल करके इसको एस्केलेट किया कि आखिर रिजॉल्व कैसे हुआ, जब मुझे कोई स्पष्ट स्टेटस नहीं मिला। फिर जाकर मेरे बैंक ने मुझे बताया कि रिसिपिएंट बैंक अपने ग्राहक से संपर्क नहीं कर पा रहा है। साथ ही मेल में मेरे बैंक ने पेई बैंक का अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड, उसका वीपीए और उस ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी जानकारियां भेज दी। अब मेरी समस्या यह थी कि मैं पेई से कैसे संपर्क करूं। फिर मैं उस पेई के बैंक शाखा के पास गया जो मेरे शहर में थी और वहां के एक बैंक स्टाफ से पेई के शाखा का पता और डिटेल मांगी। अपने सारे दस्तावेज दिखाकर अनुरोध करने पर मुझे वे बैंक शाखा कहाँ है और वहां के मैनेजर का ईमेल आईडी और संपर्क विवरण मिल गया। फिर मैंने वहां के बैंक मैनेजर को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ग्राहक डेबिट अथॉराइजेशन नहीं दे रहा है, जिससे मेरा पैसा उसके ही अकाउंट में ब्लॉक होकर पड़ा है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, बिना ग्राहक के डेबिट अथॉराइजेशन के पैसा रिवर्स नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एकदम हताश हो चुका था। फिर मुझे एक बैंक अधिकारी ने बताया कि 1930 साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करना चाहिए। मैंने साइबर क्राइम पर कॉल किया, पर पता नहीं क्यों हर बार जब मैं 1930 पर कॉल करता, कॉल 112 पुलिस पर रीडायरेक्ट हो जाता। मुझे लगा कि शायद यह नंबर काम करता ही नहीं। फिर गूगल पर सर्च करके मैंने साइबर क्राइम के ईमेल पर सारे डिटेल भेजकर मेल किया, लेकिन कुछ दिनों तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगने लगा था कि ये सब दिखावे के लिए होते हैं, काम शायद नहीं होता। फिर मैंने एक बार साइबर क्राइम पोर्टल पर लॉग इन करके चेक किया कि वहां क्या लिखा है। तभी मुझे एक ऑप्शन दिखा जहां आप पोर्टल पर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। मैंने सोचा चलो ये ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं, और सोचो ये असल में काम आया। अगले दिन ही कार्रवाई शुरू हो गई। मुझे कभी कभी नोटिफिकेशन आता था कि कुछ ट्रांजैक्शन ब्लॉक हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन से ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो रहे हैं। इस तरह साइबर क्राइम में रिपोर्ट करके 2 हफ्ते बीते और फिर भागते भागते 6 महीने। अब तक मैं सोच चुका था कि शायद पैसा वापस नहीं मिलेगा। एक दिन मुझे एक कॉल आया और वह कॉल उस पेई का था जिसके अकाउंट में मेरी रकम गलती से चली गई थी। उसने मुझसे कहा, आपका पैसा जो मेरे पास है, मुझे लगा शायद बिजनेस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होगा, इसलिए मैंने डेबिट अथॉराइजेशन नहीं दिया। अब मेरे अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट आता है और डेबिट नहीं होता। बहुत परेशानी हो रही है, कृपया आप साइबर पुलिस से एनओसी दे दीजिए। तब मैंने कहा, भाई मैंने सारे सबूत के साथ सबसे पहले चार्जबैक रेज किया था। तब बैंक ने आपसे बार बार संपर्क किया था और आप रिजिड हो रहे थे। आप मेरा पैसा रिवर्स कर दो, मैं अपना साइबर क्राइम कंप्लेंट वापस ले लूंगा। उसके बाद उस आदमी ने एक दिन मुझे अपने बैंक के अधिकारी से फोन पर बात करवाई।
उस बैंक स्टाफ ने उसी के सामने साफ साफ कहा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति खुद अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से एनओसी लेकर बैंक में जमा करेगा, फिर हम उससे डेबिट ऑथराइजेशन लेकर पैसा रिवर्स कर देंगे। अभी यह केस पूरी तरह से सुलझ पाएगा। कुछ दिनों से उस आदमी का फिर कोई फोन नहीं आया। शायद अब उसे एनओसी लेने के लिए अपने नजदीकी थाने जाना होगा। मैं चाहता तो इस वीडियो को खत्म कर सकता था और कह देता कि भाई सीधे साइबर क्राइम में शिकायत करो, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आप असली प्रोसेस को समझो। एक गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन में हकीकत में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितना टाइम लगता है और कितनी मुश्किलें आती हैं। अगर आगे चलकर मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाता है, मैं पिन कमेंट में जरूर अपडेट दूंगा, और अगर कुछ अलग होता है या तो अगले वीडियो में या फिर पिन कमेंट में आपको बता दूंगा। यूपीआई ने हमारी जिंदगी आसान जरूर बना दी है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते वक्त सावधानी रखना उतना ही जरूरी है, वरना इसके नतीजे बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं।